हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। पिछली वीडियो में हमने मैटर के बारे में समझ लिया था कि मैटर होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझेंगे कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनको चेंज कैसे करना है, और चेंज होती हैं अगर ये स्टेट्स तो क्या क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब हाँ, एक बात समझो, मैटर ये जैसे मैटर है, मैटर दो चीज़ों में बदल सकता है। या तो वो किसी मैटर में ही बदल जाएगा या फिर वो थोड़ा बहुत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों ने आइंस्टाइन का वो वाला फॉर्मूला सुना होगा, E = mc²। तो इसमें वो एनर्जी और मैटर के बीच में रिलेशन ही समझाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैटर में ना चेंज होकर के एनर्जी में भी बदल जाता है। आपने लेवासिए का मास कंजर्वेशन वाला लॉ सुना होगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेम गोज उसके एनर्जी के लिए भी, कि एनर्जी भी ना तो क्रिएट की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, बट हाँ ये आपस में इंटरचेंजेबल है। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट अगर जाता है तो कैसे जाता है? अगर हम हीट करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट को जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसको हीट करने पर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा वो। और लिक्विड स्टेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। फिर अगर हमें हीट करने पर यहाँ से लिक्विड से गैस में जा रहे थे या फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहे थे, तो कूल करने पर उल्टा होगा, बिल्कुल होता ही है। गैसियस स्टेट से यहाँ पे कूल करने पर लिक्विड स्टेट में आता है, और लिक्विड स्टेट को अगर आप कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आपने बर्फ़ ले रखी है, बर्फ़ का एक टुकड़ा, ठीक है, आपने उसको हीट दी, वो पानी बन गया, है ना, पानी बन गया। आपने इस पानी को एक किसी बर्तन में रखा और इसको गर्म किया, ठीक है, गर्म किया, तो ये क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, समझ आया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये चेंज करेगा कैसे स्टेट्स? या तो प्रेशर में चेंज आने की वजह से या फिर टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से। अच्छा एक बात बताता हूँ कि जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ बदलती है तो हीटिंग की वजह से होती है आमतौर पे, ठीक है। तो जब हम हीट दे रहे होते हैं, जैसे कि आपने ये बर्फ़ को अपनी हथेली पे रख लिया, ठीक है, इस बर्फ़ को अपनी हथेली पे रख लिया, तो इस बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, सही बात है ना। और ये यहाँ पे बीच बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होकर के ऐसे हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो फोर्स है इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो भाई आप ये बताओ कि जब जब हम ये जो आइस का क्यूब है इसको हम हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथ से निकलती हीट ये जाती है आइस क्यूब में। तो ये आइस क्यूब से जो पानी बनता है ना वो गर्म नहीं बनता है, वो ठंडा ही रहता है, उसका टेम्परेचर सेम रहता है, एग्जैक्ट सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी हमारे हाथ से निकल रही, जो भी हीट हमारे हाथ से निकल रही है, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे लग जा रही है? पहले इन बॉन्ड्स को तोड़ने में लग जाती है। गर्म वगैरह बाद में होगा, पहले वो आइस क्यूब क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को तोड़ेगा और वो लिक्विड स्टेट में बदलेगा। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, मेल्टिंग। फिर अगला जो फैक्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना रखे ना ब्लॉक्स जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनको आपको रटना है, ठीक है, कुछ भी करके। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टीम हैज़ हायर लेटेंट हीट देन वाटर। इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपने एक 1 kg का सॉलिड लिया हुआ है, फिर से वही बर्फ़ ही ले लेते हैं, ठीक है, आसानी रहेगी। आपको इसे लिक्विड स्टेट में बदलना है, ठीक है, 1 kg का था ये, इसको लिक्विड स्टेट में बदलना है। और कह रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर है, ये इस ऑब्जेक्ट पर जितना प्रेशर लगा रही है वो नॉर्मल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, यानी कि 1 यूनिट पे है, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। तो इस सिचुएशन में
जितनी हीट हमको चाहिए होगी इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट क्या कहलाएगी? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगी। ये समझ आ रहा है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अगर यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लेता है यूपीएससी के एग्जाम में, आपको कौन सा टिक करना है कि 1 kg का कोई भी सॉलिड जिसको हम लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, तो जितनी एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होगी वही कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब स्टीम में हायर लैटेंट हीट होती है देन वाटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे स्टीम है, लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, पहले इसको ले लेते हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं। आइस क्यूब से हमने वाटर बनाया, तो भाई इसको कम हीट चाहिए है, ठीक है। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट को भी याद रखना कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी आप याद रखो, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे इसका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आते ही मेल्ट करने लगती है ये, ठीक है, 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे। तो इस टेम्परेचर पर जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वही उसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगा। अब जो ये हमने वाटर बना लिया, मान लो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वाटर के लिए। अब ये लिक्विड बन गया, लिक्विड से इसको वेपर में बनाना है, ठीक है, वेपर में बनाना है। तो इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अब देखो हीट और टेम्परेचर पे ना अंतर होता है। हीट होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और टेम्परेचर जब हम बोलते हैं तो डिग्री ऑफ टेम्परेचर की कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी गर्म है। जैसे कि आप सोचो कि अगर मैं एक माचिस जलाऊंगा तो काफ़ी गर्म रहती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक लकड़ी जलाता हूँ जो कि थोड़ी सी बड़ी है, तो भले ही टेम्परेचर उसका वहाँ पे थोड़ा सा कम हो, या फिर आप इसको समझो लकड़ी जला रहे हो एक जगह पे आप, ठीक है, एक जगह पे आपने लकड़ी जलाई और एक जगह पे आप एक आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में वो टॉर्च देखी होगी जो कि बहुत तेज़ फ्लेम थ्रोअर टाइप, वो बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर से आग फेंकता है, जबकि ये हीट जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर है लकड़ी जलाने पर वो उतना ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, लेकिन कंपेरेटिवली हीट इसमें ज़्यादा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही उसका लैटेंट हीट कहलाता है। अब लिक्विड से गैस में जाने के लिए, ठीक है, लिक्विड से या फिर वेपर में जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, और ये सारी हीट इसमें छुपी होती है। तो ये आप अगर देखोगे तो अगर आप भाप से जलोगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगा इंस्टेड ऑफ ऑन बॉइलिंग वाटर, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको बता दिया क्या है कि ये लिक्विड से जब हम गैस में जाएंगे, लिक्विड से जब हम गैस में जाएंगे तो यही कहलाती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जितनी हीट हमको चाहिए लिक्विड से गैस में जाने के लिए। डेंसिटी क्या होता है भाई? तो आपने कभी कभी महसूस किया होगा कोई दो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं सेम साइज़ के, लेकिन एक चीज़ बहुत भारी है दूसरी चीज़ बहुत हल्की है। एग्जाम्पल के लिए आप एक हाथ में रुई लेते हैं, दूसरे हाथ में एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं उतने ही साइज़ का। लोहे का टुकड़ा आपको बहुत भारी लगेगा, ये बहुत हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है रुई वाले की। जो रुई वाला ऑब्जेक्ट है ना उसकी डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी का मतलब है कि जैसे कि सपोज करो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इस केस में हम ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर विड्थ में, 1 मीटर हाइट में, ठीक है, इतना वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कितना मास इसमें भरा हुआ है। मास यानी कि यहाँ पे वजन समझ लो आप नॉर्मली, ठीक है, आप समझ लो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं समझ लो, हालांकि 3 से कहीं कहीं करोड़ों गुना ज़्यादा होते हैं। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि सेम 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में यहाँ पे 6-7 मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना? ओके, आप इसको रियलिटी में कुछ ऐसे एग्जांपल से समझ लो कि एक कमरा है जिसमें कि पहले 5 लोग घुसे हुए हैं, फिर इसके बाद वो कमरा खाली होता है, इसके बाद 15 लोग घुस जाते हैं। तो आप कब कहोगे कि ये कमरा ज़्यादा डेंस हो गया है? जब 15 लोग घुस रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि मास बढ़ गया वहाँ पे पर्टिकुलर वॉल्यूम में। तो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
तो आपको कम स्पेस में मास का डिफरेंस लगने की वजह ही यही होती है कि उनकी डेंसिटी में अंतर होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल और वाटर, इनमें जो वाटर होता है वो डेंस होता है पेट्रोल के मुकाबले। तो जो वाटर होता है वो हमेशा पेट्रोल के नीचे यहाँ पे चला जाता है। ओके, अगर आपकी बाइक की टंकी में कभी भी पानी चला जाए ना, तो आप वहाँ पे कार्बोरेटर से उसको खोल दो, पहले वाटर ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे समझ लो अगर वाटर है तो पेट्रोल कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे ऊपर तैर रहा होगा, पहले ये वाटर पूरा निकलेगा, ये ज़्यादा भारी होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे पेट्रोल आएगा। आगे चलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में गया तो इसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, लिक्विड से गैस में गया तो वेपराइजेशन कहेंगे, गैस से सॉलिड में गया तो सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में जाए या फिर गैस से सॉलिड में जाए, दोनों को ही कह सकते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ अलग वर्ड्स भी हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो फ्यूज़न कहते हैं, ये मैंने उल्टा बता दिया था। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, फ्यूज़न या फिर इसी को मेल्टिंग कह देते हैं, फ्यूज़न को ही। जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग कह देते हैं। लिक्विड से गैस में जाएगा तो वेपराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, वेपर में बदल रहा है। गैस से सॉलिड में जा रहा है तो सब्लिमेशन कह देते हैं। ठीक है, अब सपोज करो गैस से लिक्विड में जा रहा है तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। जो बारिश वगैरह होती है ना वो ऐसे ही होती है, वाटर पेपर है आसमान में, वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाता है और बारिश होती है ज़मीन पे। ठीक है, फिर लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन। ये वर्ड्स याद रखना। अब यहाँ पे समझो ये कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे सपोज करो एयर है, ओके, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे ये पिस्टन है ये वाला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गैस भरी हुई है, अब मैं इस पिस्टन को नीचे लेके जाता हूँ तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। मैंने इस पिस्टन से क्या किया, इसको और दबाया और दबाया और दबाया। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हो जाएंगे। तो तुमको तो याद होगा ना कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपैरेटिवली गैस के, वो ज़्यादा पास पास होते हैं, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसीलिए आपने एलपीजी वगैरह देखा होगा, उसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि हमने उसको लिक्विफाई कर रखा होता है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसका। फिर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, तो प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर, ये यूनिट है जिसको हम एटीएम से डिनोट करते हैं, ये प्रेशर को नापता है जो कि किसी भी गैस के द्वारा लगाया जाता है। ये यूनिट है एटमॉस्फेयर। 1 यूनिट ऑफ प्रेशर, वो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5। 10 टू पावर 5 यानी कि कितना पड़ा, 10 लाख, 10 लाख 1 लाख, जितना भी है देख लेना। ठीक है, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एयर भी क्या है, एक मैटर है। अब मैटर है तो उसमें कुछ मास होगा। एयर यहाँ पे हमारे ऊपर घूमती रहती है। सपोज़ करो ये आदमी है यहाँ पे, तो एयर इसके ऊपर भी तो कुछ वजन लगाएगी, क्योंकि एयर नीचे की तरफ आना चाहती है ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो प्रेशर लगा रही है ना, एयर जो प्रेशर लगा रही है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे नापना होता है, तो 1 यूनिट कहाँ पे मानते हैं, सी लेवल पर। अब सी लेवल पर ध्यान दो, सी लेवल पूरी दुनिया में एक जैसा है। ठीक है, लगभग पूरी दुनिया में एक जैसा है। तो सी लेवल पर हम इसको मानते हैं कि ये इतना 1 एटमॉस्फेयर है, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 यूनिट एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पे कितना हीट चाहिए। तो ड्राई आइस, जिसको हम CO2 कहते हैं, ड्राई CO2 या फिर सॉलिड CO2 कहते हैं, तो ये अगर यहाँ पे हम इसका प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो ये तो सॉलिड होती है, सॉलिड के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ठीक है, पास पास होते हैं। हमने प्रेशर घटाया, इसके मॉलिक्यूल्स तुरंत दूर दूर भागे। क्यों, क्योंकि इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। दूर दूर भागे तो ये गैस में बदल जाता है तुरंत ही। लिक्विड में भी बदलने का इंतजार नहीं करता, ये सीधा गैस में। तो ड्राई आइस को इसीलिए अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है हमेशा, क्योंकि अगर प्रेशर घटा 1 एटमॉस्फेयर पे आया तो वो भाई बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सीधे गैस में बदल गई।
ओके, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। अब इवैपोरेशन एंड बॉइलिंग का अंतर समझ लो भाई। मुझे पहले बड़ा कन्फ्यूजन होता था, अगर आपको भी है तो मैं क्लियर किए देता हूँ। इवैपोरेशन, सपोज करो ये मॉलिक्यूल्स की लेयर है, वाटर की ही बात कर लेते हैं पहले, ये दूसरी लेयर है, ठीक। इस तरह से कई सारी लेयर हैं वाटर की। ये ज़मीन पे पड़ा है या फिर कहीं भी पड़ा है, किसी बर्तन में पड़ा हुआ है। तो पहले बॉइलिंग की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगाई आग, ठीक है। अब ये आग सबसे पहले बताओ कौन से मॉलिक्यूल्स को टच करेगी? इन नीचे वाली लेयर को टच करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे फ्रॉम द हीट एनर्जी? नीचे वाले ही तो करेंगे भाई, हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बावजूद यहाँ पे बहुत दूर नहीं भाग पाते, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं, इनके ऊपर भी यहाँ पे हैं इतने सारे। तो ये क्या करते हैं? कन्वेक्शन के थ्रू। भाई ध्यान देना, कन्वेक्शन, ये क्वेश्चन आया था अभी CDS में। कन्वेक्शन क्या होता है? जब ये मॉलिक्यूल्स खुद चल करके ऊपर जाते हैं और अपने बगल वाले मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या होगा? ये ऊपर थोड़ा सा चल के गया, ये रेड वाले को दिया ब्लू वाले ने, फिर ब्लू वाले ने रेड वाले ने ब्लू को दिया, फिर इस तरह से ऊपर आते आते एकदम जब टॉप लेयर पे आ जाएगी हीट, तो क्या होगा? सबके पास अच्छी खासी एनर्जी आ गई, सभी इस्केप करना चाहते हैं इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से। तो ऊपर वाली लेयर के पास जैसे इतनी हीट आ जाती है कि वो अपना यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ पाए, तो ये भागता है बाहर की तरफ, और ये मॉलिक्यूल की डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अब इसी तरह से लेयर बाय लेयर ये हटते रहते हैं, ठीक। और इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। यानी कि बॉइलिंग में क्या होता है? बॉटम टू टॉप जाता है ये, ठीक है। हीट की जो ट्रांसफ़र होती है बॉटम टू टॉप होती है, तो ये बॉइलिंग का होता है। अब इवैपोरेशन के केस में ये जो आसपास की हीट है, भले ही सन से हो, एयर से हो, किसी भी चीज़ से हीट आ रही हो, तो सबसे पहले कहाँ पे लगेगी? टॉप लेयर पे लगेगी। सही बात है ना? टॉप लेयर पे लगेगी। तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी? टॉप लेयर को मिलेगी। अब टॉप लेयर को रोकने वाला है ही नहीं कोई, वो ऊपर ही भागना चाहता है, उसको खुला रास्ता है, ये भाग जाती है टॉप लेयर, और धीरे धीरे यहाँ पे लेयर बाय लेयर ऊपर से नीचे की ओर ये खत्म होती रहती हैं और ये वेपर में चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन इवैपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग में क्या होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तभी यहाँ पे भागते हैं या फिर वेपर में चेंज होते हैं जब सभी के पास वो इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये इस्केप कर पाएँ अपने इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से, लिक्विड से वेपर में चेंज हो पाए। लेकिन बॉइलिंग में यहाँ पे लेयर बाय लेयर, सबसे टॉप लेयर पहले यहाँ पे इस्केप करती है, एनर्जी मिलती है इसको इतनी, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं इतनी हीट, और फिर यहाँ पे गैस में चेंज हो जाते हैं। तो रेट ऑफ इवेपरेशन, भाई आप खुद सोचो कि कब यहाँ पे इवेपरेशन तेज होगा, कब धीमा होगा। आपने वाटर लिया एक जगह पे, ऐसा यहाँ पे एक कटोरा है, इसमें आपने पूरा फुल वाटर भर रखा है, और एक जगह पे एक बड़ी सी थाली है, यहाँ पे आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर भर रखा है। क्या होगा? कहाँ पर जल्दी इवेपरेशन होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें लेयर्स ही कम है भाई, हीट तो उतनी ही है, लेकिन ये एरिया कम होगा अगर, तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हीट मिलेगी। अब कम मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी तो बहुत सारी लेयर्स होंगी, यहाँ पे एक एक लेयर करके इवेपरेट होगी। लेकिन अगर यहाँ पे लेयर्स ही कम हो जाएं तब तो भाई बड़ी आसानी से बहुत जल्दी से ये इवेपरेट हो जाएगा। तो पहली चीज़ हो गई कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हम ह्यूमिडिटी बदल दें एयर की क्या बदल दें? ह्यूमिडिटी। भाई एयर जब चलती है ना तो उसमें एक ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि उसमें भी नमी होती है, वेपर्स होते हैं वाटर के, और एयर की एक कैपेसिटी होती है ह्यूमिडिटी को कैरी करने की। सपोज करो आप बारिश के टाइम पे हैं, बारिश में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि वो और ज़्यादा वाटर वेपर कैरी कर ही नहीं सकती, तो वो इवेपरेशन होगा ही नहीं। लेकिन सपोज करो गर्मी के टाइम की लू की बात है, ठीक है, उस टाइम पे अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी ही नहीं,
तो जितना भी पानी है सबको साथ लेके उड़ जाएगी ये। इसीलिए आपने देखा होगा बारिश में जब पसीना निकलता है ना भाई, पसीना बंद ही नहीं होता, क्योंकि एयर जो बह रही है ना, तो एयर बह तो रही है, हवा लग रही है, लेकिन हवा में ऑलरेडी वेपर है। हमारी बॉडी से जो वेपर्स निकल रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही वो एयर। जबकि गर्मियों के टाइम पे जब लू चलती है तब ये बिल्कुल ड्राई एयर होती है, सूखी एयर होती है, इसमें कोई भी वेपर नहीं होता है। ठीक, सर्दियों में भी यही चीज़ होती है, उसमें भी यहाँ पे आमतौर पे सूखी होती है, हालांकि लोअर लेवल ऑफ एलिवेशन पे ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम पे ये जो पसीना है, पसीना आराम से एयर सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें उस जगह का जहाँ पर कि ये इवेपरेशन करवाना है, तो उस केस में भी ज़्यादा तेज़ी से इवेपरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कम टाइम पे ज़्यादा हीट ये ले पाएंगे, है ना, ये मॉलिक्यूल्स, और उसकी वजह से ये अपनी एनर्जी जल्दी बना पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए था। फिर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अगर डिक्रीज कर दें तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा। फिर विंड की स्पीड अगर हम बढ़ा दें तब भी रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, विंड की स्पीड बढ़ा देंगे, जैसे पंखा चला देंगे और गर्मी चल रही हो भयानक, ठीक, तो उस केस में बहुत जल्दी इवेपरेशन होगा, क्योंकि एयर तो चल ही रही है, एयर तो धीमे धीमे चल रही है। लेकिन सपोज करो ये यहाँ पे कोई गर्म कटोरा है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही है, गर्म हवा है, इससे इवेपरेट करती जाएगी। लेकिन जब ये कांटेक्ट में आती है ना, तो एयर के कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम में इसे टच करवा रहे हैं। लेकिन एयर की स्पीड अगर बढ़ गई तो उसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसको टच कर पा रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पानी को ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं, तो उससे भी रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाता है। अब यही सवाल जो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये यहाँ पे आया था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ पे मुझे ऑफिस जाना है, यहाँ पे खीर रखी हुई है, 4 ऑप्शन दिए हुए था कि मैं क्या इनमें से ऑप्शन अपनाऊँ कि ये जल्दी से जल्दी खीर ठंडी हो जाए और मैं ऑफिस निकल पाऊँ जल्दी से जल्दी। उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन था कि एसी चला दूंगा, फ़ैन ऑन कर दूंगा, एसी और फ़ैन दोनों ऑन कर दूंगा, या फिर ऐसे ही ठंडा ऐसे ही रख दूंगा, कुछ भी नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल आते हैं सीडीएस में साइंस से। अब इवेपरेशन की वजह से स्वेट यहाँ पे कूलिंग होती है। अब आपने देखा होगा जैसे आप रनिंग करके आए, ठीक है, फिर इसके बाद पसीना निकलता है। अब पसीना जब सूखता है ना तो बॉडी बहुत ठंडी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ करो ये जो पसीना है, मैंने बताया ना, वाटर जो होता है, जो एयर है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और जो वाटर है वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। वाटर बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये इसने वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा था, एयर आई इस वाटर को इवेपरेट कर ले गई। अब भाई जो हीट थी आपकी बॉडी की वो तो वाटर में चली गई थी, अब वाटर ही चला गया तो हीट भी नहीं रहेगी, इस वजह से आपको कंपैरेटिवली ठंडा लगता है, ठीक है। तो स्वेटिंग जब हो रही होती है और जब वहाँ पे इवेपरेशन होता है तो आपको ठंडा लगता है। फिर इसके अलावा आपने मटका देखा होगा, मटका जो होता है ना, वो आप देखोगे कि बाहर ऐसे ऐसे पानी जैसे आप भरते हो ना, कुछ देर बाद गीला हो जाता है, गीला होकर के एक्चुअली में वहाँ पे वो वाटर इवेपरेट हो रहा होता है। तो इसकी वजह से वाटर यहाँ पे वाटर कह रहा हूँ, मटका पहले ठंडा हो जाता है। अब जब मटका ठंडा हो गया तो अंदर का वाटर भी धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे इवेपरेशन और बॉइलिंग का। अदर एग्जांपल्स ऑफ इवेपरेशन, जब हम कॉटन शर्ट पहनते हैं समर में तो उससे क्या होता है कि कॉटन शर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है और इवेपरेट करवाने में मदद करती है, ठीक। और वाटर ड्रॉपलेट्स, जब आप कोल्ड वाटर लेते हो ना, यहाँ पे जैसे कि ये गिलास है, गिलास में भरा हुआ है ठंडा पानी, कुछ देर बाद आप देखोगे कि गिलास के बाहर ही यहाँ पे ओस टाइप जम जाती है। ये ओस कहाँ से आई? पानी गिलास को पार करके, कांच को पार करके नहीं आया है। यही जो एयर में वेपर थे ना, यही इतने ज़्यादा ठंडे हो गए कि ये कंडेंस हो गए, इनका कंडेंसेशन हो गया और ये गिलास में चिपक गए लिक्विड फॉर्म में। तो एक कंडेंसेशन,
हालांकि ये इवेपोरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, कंडेंसेशन का, बट फिर भी आपको जानना जरूरी था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स की तो बात कर ली। ये चौथा स्टेट है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इनके आने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा 9th और 10th में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इनको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। मैं कहूँगा कि ना ही करो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ कि आयनाइज्ड गैसेज होती हैं, उसी फॉर्म में होते हैं ये, तो उसको प्लाज्मा कह देते हैं। प्लाज्मा के लिए एग्जाम्पल में सन हो गया, ये प्लाज्मा फॉर्म में होता है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तो भाई मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या है, इन्होंने कैसे बनाया। एक और छठवां है कोई कंडेंसेट, यहाँ पे अभी पता नहीं क्या बना दिया है, तुम चाहो तो इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। वैसे आएंगे नहीं आपके CDS एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी। तो समरी ऑफ द चैप्टर, मैं पहली वीडियो का और दूसरी वीडियो का दोनों का ही समरी का चैप्टर का समरी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सैटरडे को यहाँ पे रिवीजन करवाऊँगा और टेस्ट भी करवाऊँगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर CDS क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों वीडियो देख के आइएगा। जो जो मैंने याद करने के लिए बोले हुए फैक्ट्स, उनको रट के आना। ठीक है, तो ये समरी ऑफ द चैप्टर तो भाई बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करवा देता हूँ। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कोई भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से भी छोटा अगर हम देखें तो एटम्स। ये देखो यहाँ पे एक मैटर है जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। अब ये मैटर हमारा जो है 3 स्टेट्स में आमतौर पे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। और तो और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। देखो भाई, हालांकि ये तो सॉलिड का अरेंजमेंट है किसी, ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये स्पेस होता है। इसके अलावा ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में लगता है एक अट्रैक्शन फोर्स, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, किसी में कम किसी में ज़्यादा। सॉलिड्स में सबसे कम होती है, इसीलिए वो अपना शेप इंटैक्ट रख पाते हैं, चेंज नहीं करते हैं। लिक्विड्स में बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से वो अपना शेप बदल लेते हैं। गैसेस में तो ना के बराबर ही होता है। वो सॉरी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था ना, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है इनमें, सॉलिड्स में। लिक्विड्स में, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो अपना शेप बदल लेते हैं। और गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है, तो भाई वो तो उड़े उड़े फिरते हैं, और उनका ना तो शेप फिक्स है ना ही साइज फिक्स है, वॉल्यूम। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। ये देखो भाई, ये एक सॉलिड का अरेंजमेंट है, किसी सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल एकदम चंगा सी, है ना। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लेयर ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर वाइल, ठीक है। अगर यही लिक्विड होता ना, तो ये जो पहली वाली लेयर है, ये दूसरी वाली लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिक्विड्स होते हैं ना, वो लेयर्स में चलते हैं। और ये जो लेयर में चलने वाला जो फीचर है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। जिन लोगों ने अभी 12th किया होगा उनको याद होगा ये टर्म, विस्कोसिटी, या हिंदी में कहते हैं श्यानता। ये लेयर बाय लेयर जो लिक्विड चलता है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। इसीलिए जो वाटर की टाइड्स वगैरह, जो ओशनिक टाइड्स होती है ना, उनकी ऊपर स्पीड कुछ और होती है, नीचे कुछ और होती है ओशन करेंट्स में, ठीक। क्योंकि लिक्विड क्या होता है, लेयर बाय लेयर चलता है। गैसेस के लिए देयर इज़ नो ऑर्डर। भाई वो एकदम आवारा है यार, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक तो पता नहीं कहाँ चला गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके। पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि वो एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सब्लिमेशन का एग्जांपल बता देता हूँ। सब्लिमेशन के लिए जैसे कपूर होता है, कैम्फर, नेफ्थलीन होता है, उसको अगर आप सॉलिड से गर्म करोगे तो आप आमतौर पे क्या सोचोगे कि वो पहले लिक्विड में बदलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, एक स्टेज को स्किप कर जाते हैं।
और उस स्टेज से सीधे गैस में बदल जाते हैं। इसको प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और उल्टा भी यहीं पे सब्लिमेशन कहलाएगा कि अगर हम गैसीय स्टेट में हैं, उसको हम ठंडा करें या फिर प्रेशर बढ़ाएं तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आने चाहिए, क्योंकि ठंडा करेंगे तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है कम होगी, या फिर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। तो या तो पहले तो लिक्विड में बदलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है इन केस ऑफ समथिंग्स, तो उसको हम कह देते हैं इस प्रोसेस को सब्लिमेशन। Sublimation is the change of gaseous states directly to solid states without going through liquid state and vice versa. Boiling is a bulk phenomenon. मैंने अभी आपको बॉइलिंग का बताया था कि बॉइलिंग में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा पहले एनर्जी गेन करेंगे, तब जा कर के वो इवेपोरेट होंगे, ठीक है, वेपराइज होंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जबकि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिनन है, वो ऊपर वाली सरफेस पहले गायब होगी, फिर इसके बाद धीरे 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 एक एक लेयर गायब होगी। प्रेजेंट इन द लिक्विड, ओके ये क्या है, ये एक ही उसका पार्ट है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इनके बारे में मैंने बता दिया किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। Evaporation causes cooling, ये भी बता दिया। Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of fusion क्या होता है, आप सॉलिड से लिक्विड में बदल दो, तो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना भाई, ये याद कर लेना, रट लो, ठीक है, आ जाता है। मुझे लगता है कि ये शायद 2022 में आया था, 2022 या 2023 के फर्स्ट में आया था, मुझे याद नहीं ठीक से, जिसमें कि पूछा गया था कि बताइए कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से रट लेना है कि मैंने अगर बोला है कि भाई 36 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करके दिखाओ, तो आपने सी की जगह पे 36 रखा और बाकी सब इधर उधर करके चेंज कर दिया। ये 5 बार, ये 9 बार, ये 36 × 9/5 आया और यहाँ पे फिर बाद में +32 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से केल्विन और फ़ारेनहाइट या केल्विन और सेल्सियस में भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम ह्यूमिडिटी एयर में कम कर दें तो भी बन जाएगा, तेज हो जाएगा यहाँ पे इवेपोरेशन। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो भी हमारा जो इवेपोरेशन है तेज़ी से होने लगा। एटमॉस्फेयर क्या है, जिसको हम ATM से दिखाते हैं, बार, पास्कल, ये सब की सब यूनिट्स हैं प्रेशर की। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, एटमॉस्फेयर हम नॉर्मल लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। पास्कल एक प्रेशर की यूनिट है जो कि किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। अगर मैं आपको पकड़ के नीचे की तरफ दबाऊं तो मैं एक प्रेशर लगा रहा हूँ, एक तरह का फोर्स लगा रहा हूँ, हालांकि प्रेशर भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। बार क्या है, बार भी प्रेशर की यूनिट है, बस इसको हम मेट्रोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेट्रोलॉजी के केस में इसको टर्म को यूज़ किया जाता है, यूनिट को। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको आपको याद कर लेना है। ये देखो भाई, ये है कुछ लिक्विड का अरेंजमेंट ऐसा जिसमें कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूर हैं, ये भी लिक्विड का ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये थोड़ा सा कम डेंस है, ये ज़्यादा डेंस है। ये देखो आपको पतला लग रहा है ना, ये आपको गाढ़ा लग रहा है, तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास में हैं, इसके मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली दूर दूर हैं। इस वजह से आपको पतला और गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार उसको, पतले को कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये समझ आया। आज के लिए इतना ही। मैं बस सैटरडे की क्लास का बता देता हूँ कि उस दिन जब आना तो पुराना कॉन्सेप्ट याद करके आना, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चंस जो रहेंगे
मैं चाहूँगा कि आप उनको याद करके आएँ, क्योंकि मैं तो सॉल्व करवाऊँगा ही करवाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझसे पहले ही उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।